सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्ज़ा के साथ। जनाब, पाकिस्तान के हालात सबके सामने हैं। लाकानूनियत हो गई, बेरोज़गारी हो गई, गुर्बत हो गई, तमाम चीज़ें जाम उरूज पर हैं, आप ही कह सकते हैं। बेपनाह इस वक्त बेरोज़गारी है और इसी वजह से जो नौजवान तबका होता है वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए, अपने घर वालों की कफ़ालत करने के लिए शायद मौत को भी गले लगा लेता है। और इसी तरह का वाक़या पेश आया है। जो कश्ती सहाने का जिक्र आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जिसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी सफ़ार थे और हैरत अंगेज तौर पर 2 बार इस कश्ती से सिग्नल दिया गया कि जनाब इस कश्ती को हादसा पेश आ सकता है, किसी भी वक्त डूब सकती है। लेकिन कोस्ट गार्ड वाले वहां पर आए तो सही, लेकिन किसी को बचाया ना जा सका। अभी तक 12 पाकिस्तानियों को जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक अलमिया है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसानी स्मगलर्स बैठे हुए हैं जो 20 लाख से लेकर 60 लाख रुपए तक वसूल करते हैं एक शख्स के लिए। और उसके बाद फिर गैर कानूनी तौर पर इन नौजवानों को, जो कि बेहतर रोजगार की तलाश में होते हैं, इनको यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तौर पर धकेल दिया जाता है और बीच में मौत गालिबन उनकी मुंतजर होती है। इसी तरह का यह हादसा पेश आया। जो कश्ती को हादसा पेश आया था उसमें कई पाकिस्तानी ऐसे थे जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है कि वो जिंदा हैं भी या नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था। अब दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की बात की जा रही है, लेकिन पिछले कई घंटों से जाहिर सी बात है वो समंदर के अंदर है, जिंदा भी है नहीं है। इसी तरह की जनाब आज़ाद कश्मीर के एक रिहायशी है साजिद, जो कि अपने दोनों बच्चों की कफालत के लिए, जाहिर सी बात उनके बेहतर सपनों के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वहाँ पर जा रहे थे। जनाब कफालत के सिलसिले में यूरोप जा रहे थे और इस कश्ती हादसे का शिकार हो गए। उनके घर वालों का क्या कहना है? वसीम चौधरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कोटली से उन्होंने ज्वाइन किया। उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। वसीम, बताइएगा डिटेल्स इसकी। बिल्कुल, यूनान साने में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जो है वो हादसे का शिकार हुए हैं। इस वक्त हम बंडली गांव में साजिद के घर मौजूद हैं। उनके मामू भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि साजिद कब जो है वो घर से निकला था और आखिरी बार इनकी कब उनसे बातचीत हुई थी, क्या पैगाम था जी? अस्सलाम वालेकुम। उसी घरों निकले हैं तकरीबन अज तो उसकी 1.5 महीना हुई आ, लेकिन यानी उस फ्लाइट यानी जड़ा गया है वो जुमे ना दिन सी, पिछला जुमा जड़ा सुबह 4 बजे यानी उतों अग्गे मूव होया। जो मैं राती गल हुई है बच्चों की, उस आख्या आप कुछ होरस नाल नहीं हुई, बच्चों नाल गल हुई है। बच्चों की उस आख्या वे डेरे की, वे मिगी बच्चे दसो खाली। बच्चे उस तक के यानी खाला उसने फ़ोन पड़िया सी, वो एलो एलो करने, लेकिन उस कोई जवाब नहीं दिता। डेरे मुड़ी मैसेज किया भाई क्या मसला, गल नसो करने। उस आख्या भाई मिगी गल नसी होनी, मैं खाली बच्चे ही तकना चाहना सा, तो मैं बच्चे ही तकी कहता आया। तो साजिद के कितने बच्चे हैं और उनकी उम्र वगैरह क्या है? उम्र तकरीबन उसकी होगी 28 साल। तो बच्चे जो साजिद ने बच्चे ने, उसने बच्चे की उम्र है 3 साल, एक नहीं 1.5 सवा साल है। तो आपके ख़ानदान के बताए जा रहे हैं कि 4 अफराद थे, वो कौन? बिल्कुल, इस तरह के जो वाक़यात हैं वो सिर्फ इससे नहीं है, कई शहरों से इस तरह के वाक़यात हैं। वसीम चौधरी, मैं दूसरे शहर की तरफ जाना चाहूँगा। सियालकोट में भी जनाब 3 मजीद नौजवानों की कहानियाँ निकल कर सामने आ रही। कुछ नहीं पता कि जिंदा है नहीं है, उसी कश्ती के अंदर सवार थे जिसको हादसा पेश आया। नदीम अदा गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। नदीम, बताइएगा डिटेल्स। यूनान में कश्ती हादसे का शिकार होने वाले बिलाल रजा के घर पर बोल न्यूज़ इस वक्त मौजूद है और उसके वालिदैन भी हमारे साथ मौजूद है। कश्ती हादसे का शिकार होने के बाद बिलाल भी अभी तक लापता है। इनको कोई भी खैर खबर तक नहीं अभी तक, और परेशानी का आलम है। लोग जहाँ पर आ रहे हैं इनको तसल्ली दिलासा दिया जा रहा है और अफसोस भी किया जा रहा है इनके बेटे के लिए। तो वालिदैन भी मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। माँ जी, आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे अपने बेटे के हवाले से? मैं बोलूँगी, मैं अपना बेटे के हवाले अपना 1.5 महीना होया मेरे बना बिलाल गए नू, बिलाल रजा नू गए नू। जिस दिन मेरा बेटा पड़ गया लिबिया, उस आसी रकम जी दाग उन्हें ले कर ली साढ़े को सारी कर ली है। फिर उन्हें आख्या कि छिपके च बैठ गए ने। कितने पैसे दिए और किसको दिए हैं आपने? 3 लाख पिंड का जंट है। जनाब, इस तरह की बेतहाज़ हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं। कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है। बदकिस्मत वो कश्ती थी, लेकिन गैर कानूनी तौर पर ये वहाँ पर जा रहे थे, बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे थे। पाकिस्तान में रोज़गार के मौके कम है, महंगाई उरूज पर है, गुर्बत उरूज पर है। इसी वजह से इस तरह के हादसात होते हैं और उनके खिलाफ शिकंजा सख्त होना चाहिए, जो कि इन लोगों को वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर भेजते हैं। इंसानी स्मगलर्स के रूप में वो घूम रहे होते हैं। लेकिन खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम के आखिर में एक सेगमेंट होता है
जो कोर्ट के मामला होते हैं। आज कोर्ट में क्या कुछ होता रहा, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा मजीद बात करते हैं। इमरान, बताइएगा, आज कोर्ट के अंदर ये एक्ट का फैसला महफूज हुआ है, उसमें क्या तफसीलात, क्या सूरत हाल निकल कर आई? तफसीलात तो अभी सलमान आनी है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या सादिर करती है, लेकिन ये है कि आज कार्रवाई कंक्लूड हो गई है। पहले दलाइल क्या थे? आखिरी दलाइल हुए थे, 4 मुख्तलिफ दरख्वास्त गुजार। इनिशली तो 3 दरख्वास्त गुजार आए थे। गुलाम मोहिउद्दीन साहब थे, जमान वर्दक साहब थे, रियाज हनीफ राही साहब, जो कि बाद में अबडक्ट भी हो गए थे, लापता हो गए थे। और तीसरे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे, बैरिस्टर अली जफर साहब। तो पहले उन्होंने दलाइल दिए, उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए। और आज अटॉर्नी जनरल के दलाइल का जो नुक्ता इख्तिताम था वो यही था कि ये जो दरख्वास्तें आई हैं सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर के ख़िलाफ़, इन तमाम दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार दे के खारिज किया जाए और जो कानून है पार्लियामेंट का बनाया हुआ उस कानून को बरकरार रखा जाए। ये दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत हैं, कानून बिल्कुल ठीक बनाया गया है, इसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं, बल्कि अमूमी कानून साजी से ये कानून बन सकता था, इसलिए बनाया गया है। इसके बाद जो जवाबुल जवाब में दरख्वास्त गुजारों के दलाइल होते हैं वो दिए गए और फिर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि जल्द इस केस का जो फैसला है वो सुना दिया जाएगा, देखते हैं होगा क्या। लेकिन दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने यह ज़रूर कहा कि इस बात के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम जो फ्रीकैन इस बात को एडमिट करते हैं कि ये जो नज़रसानी का दायरा है ये वसी होना चाहिए या फिर अपील की रेमेडी होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर कोर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए था। यानी जज साहब ये कह रहे थे, चीफ साहब ये कह रहे थे कि आप आईनी तरमीम करें, अमूमी कानून साजी के ज़रिए कानून साजी नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल हुकूमत का स्टांस यही था कि अमूमी कानून साजी के ज़रिए आम कानून साजी करके जो है ये कानून बन सकता है, आईनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं, चीफ साहब ने तो कहा है कि फ़ैसला जल्द सुना दिया जाएगा। अब वो जल्दी जो है, यानी वो दिन जो है कब आता है फैसला सुनाने के हवाले से, तो इस हवाले से अभी इंतजार होगा कि अदालत कब कॉज लिस्ट जारी करेगी इस केस का फैसला सुनाने के हवाले। ठीक है, एक और मामला भी है जनाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट नौयत यानी फौरी नौयत के जो मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं, साइलिन इससे काफ़ी ज़्यादा मायूस नजर आते हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हारून रशीद और अमजद शाह, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का इस हवाले से क्या कहना है, उनकी गुफ्तगू ज़रा सुन लेते हैं, फिर इमरान वसीम, मैं आपसे इस पर भी डिटेल्स लूँगा। जब से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब आए तो इन्होंने कुछ पैरामीटर्स बनाए कि ये केसेस जो हैं इनमें अर्जेंट जो एप्लीकेशन है हेयरिंग की वो सुनी जाएगी, बाकी नहीं सुनी जाएगी। तो वो तमाम जो एप्लीकेशंस हम देते हैं, रजिस्ट्रार साहब अपने तौर पे देखते हैं कौन सा इस पैरामीटर्स में आता है नहीं आता, उस पर वो सारे इकट्ठे खारिज कर देते हैं। असल में ये ही अफसोसनाक बात है कि जिस केस में अर्जेंट की एप्लीकेशन आती है वहाँ पर तो अर्जेंसी होती है तो तब आती है, वैसे तो हर केस में अर्जेंसी ही होती है। इसकी वजह यह है कि इंसाफ जितना जल्दी लोगों को मिलेगा उतना ही इस अदारे पे लोगों का एतमाद होगा। और जब इंसाफ में ही डिले हो जाए, एक बंदे की जायदाद पे दूसरा कब्ज़ा कर लेता है, एक आदमी के किसी अजीज़ को कोई कत्ल कर देता है, तो वो बेचारा वो इंसाफ ढूंढते ढूंढते 20 साल लगा देता है। और सुप्रीम कोर्ट में तो हमने अपने जितने मैं काम करता हूँ जो केसेस हमने दायर किए हैं, सिविल केसेस का तो सोचें भी ना कि वो कभी उनका नंबर आएगा। इसी तरह क्रिमिनल केसेस का अगर रील अगेंस्ट कन्विक्शन है या एक्विटल है तो उसका भी बहुत मुश्किल है कि वो केसेस उनका नंबर आ सके। तो इसमें एक तो ये है कि इसको केस मैनेजमेंट के हवाले से इन हमारे जज साहबान को या एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी को या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसको रिव्यू करना चाहिए जो उन्होंने पैरामीटर्स बनाए हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जजेस की तादाद में भी इजाफा करना चाहिए। 17 जज उस वक्त थे जब टोटल आबादी 17 करोड़, अब अगर 24 करोड़ आबादी है तो फिर आप खुद सोच लें कि ये 17 जज ही हमने बिठाए हुए हैं और हमारे नीचे जो कोर्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी इतनी नहीं है कि लोग उन पे मुतमईन हो सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जो जल्दी इंसाफ का जो प्रोसेस है इसके लिए हमें सोचना चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हमें इसमें एक्सपीडिशियस डिस्पोजल या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से काम करना चाहिए। ये तो देखें ना, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है सुप्रीम कोर्ट के साथ। अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट केसेस नहीं सुनते, अर्ली हियरिंग नहीं सुनते तो फिर पब्लिक सफ़र कर रहे हैं। 56,000 केसेस की पेंडेंसी है और उसमें अगर अपील फ़ाइल हुई है 1 साल पहले तो अभी तक एंटरटेन ही नहीं हुई।
अगर वो सफ़र करेगा, किसी की पोजेशन चली जाती है प्रॉपर्टी की, किसी को ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो वो अगर चैलेंज हुआ होता है तो उस पर अगर कोई ऑर्डर नहीं होता तो वो फिर पब्लिक सफ़र करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे।